हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बेसिकली मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगेन ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ इसके मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ। एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा और फिर मैं आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो एक्चुअली में एक रिंग है आपके पास, रिंग या फिर चेन बोल लो, मास एम रेडियस आर की, ठीक है। इसको मैंने किस में रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने का मतलब क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने का मतलब है कि ये रिंग जो है ये ऐसे वर्टिकल नहीं है। अब वो तो बोर्ड की लिमिटेशन है कि मुझे वर्टिकल दिखानी पड़ रही है रिंग, बट ये रिंग हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, ऐसे किसी टेबल पे रखी हुई है मान लेते हैं। और किसी टेबल पे वो हॉरिजॉन्टल रख के क्या कर रही है? ओमेगा से घूम रही है। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा। तो ये पूरी रिंग ओमेगा से घूम रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिंग में टेंशन कितनी डेवलप हो रही है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में या इस रिंग में, मुझे यहाँ पे रिंग लिखना चाहिए, इस रिंग के अंदर टेंशन कितना डेवलप हो रही है, मुझे ये कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब ये वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंशन कैलकुलेट करने का, ये आपके बहुत सारे चैप्टर्स में इन्वॉल्व होगा। जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे जाके जब आप पढ़ोगे वेव्स के बारे में, वेव्स पढ़ोगे तो वेव्स के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आता है जब आपको वेलोसिटी ऑफ वेव पूछी आती है इस स्ट्रिंग में। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी, तब भी ये मेथड यूजफुल होगा। फिर कई बार आपको सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके अंदर आपको इस रस्सी के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ या इसमें कितनी एक्सटेंशन आई वो भी आपको निकालनी पड़ती है। तो वहां पे भी आपको टेंशन निकालने की जरूरत पड़ती है। तो जो टेंशन का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए वैलिड नहीं है, सर्कुलर मोशन के लिए, वो और भी चैप्टर्स में आपका इन्वॉल्व हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताता हूं। स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड क्या है बेटा? स्टैंडर्ड मेथड है कि आप क्या करो, यहां पे आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो। आपने क्या करा, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करा, एक एलिमेंट कंसिडर करा जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एलिमेंट लिया और वो जो एलिमेंट है मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। वो जो एलिमेंट है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास डी थीटा हो गया, ये टोटल एंगल मेरे पास डी थीटा हो गया। और मैंने क्या करा, मैंने इसको आधे पार्ट में ब्रेक कर दिया इसके एंगल बाइसेक्टर पे। क्या एंगल बाइसेक्टर पे ब्रेक कर दूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा ना, ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब मैंने यहाँ पे आर्क बनाई थी, मैंने ये वाली आर्क कंसिडर करी थी, तो इसके साथ वाला जो पॉइंट है इसको टेंशन लगा रहा होगा अपनी तरफ, और इसके साथ वाला जो पॉइंट है वो भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसका मतलब इस आर्क पे टेंशन ऐसे लग रही होगी, इधर की तरफ टी और इधर की तरफ भी टी। आपको ये बात पता है कि टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होती है और अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। तो इस आर्क पे इसके साथ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से इस पे टेंशन लगा रहे हैं, टी और टी। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना कि अगर मान लेते हैं मैं इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करता हूं, तो ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये टेंशन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे है तो ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। और अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल फिर से डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पे भी डी थीटा बाई 2 आ जाएगा एंगल। क्योंकि ये रिंग ओमेगा से घूम रही थी, क्योंकि ये रिंग ओमेगा से घूम रही थी, तो इसका जो भी डीएम मास है, इस छोटे से एलिमेंट का जो भी डीएम मास है, उसकी वजह से इस पे एक ऊपर की तरफ भी तो फोर्स लग रही होगी। कितनी फोर्स लग रही होगी? सेंट्रीफ्यूगल लग रही होगी। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली फोर्स को कोई तो नीचे वाली फोर्स बैलेंस कर रही होगी। तो मैं जब इस टेंशन को रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? इधर की तरफ आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर की तरफ भी कितना आ जाएगा? इधर की तरफ भी टी कॉस डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। और अगर आप साइन वाले कंपोनेंट्स देखोगे तो इधर की तरफ नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। और यहां पे भी कितना आ जाएगा बेटा? यहां पे भी आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। इसका मतलब जो नेट नीचे की तरफ इस मास पे लग रही है, इस डीएम मास पे जो नेट नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? वो लग रही है 2t साइन डी थीटा बाई 2। और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो कितना लग रही है? वो लग रही है डीएम ओमेगा स्क्वायर आर।
तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूं, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, 2t साइन डी थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन मेरा एंगल जो डी थीटा बाई 2 है या फिर जो एंगल डी थीटा है वो ऑलरेडी बहुत छोटा एंगल है, तो क्या मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन डी थीटा बाई 2 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं डी थीटा बाई 2। हमें पता है कि अगर एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे लिखा 2t मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब डीएम किसका मास था, अगर ध्यान से देखोगे तो डीएम बेसिकली ये आर्क का मास था जो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, डी थीटा। अगर मैं इस आर्क का लैम्डा कंसिडर करूं कि लैम्डा केजी पर मीटर है, तो लैम्डा क्या होता है बेटा, लैम्डा होता है टोटल मास जो भी इस रिंग का है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस रिंग जो कि है 2 पाई आर। तो अगर मैं डीएम मास लिखूंगा तो डीएम मास किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा विच इज द मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कितनी लेंथ है आर्क की, आर्क डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा होगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने यहां पे निकाली थी तो आपके पास आंसर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड था ये एक स्टैंडर्ड मेथड था, थोड़ा लंबा मेथड था क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी पड़नी है, ब्रेक करने पड़ने हैं कंपोनेंट्स को, फिर डीएम निकालना पड़ रहा है, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर को 2t साइन थीटा डी थीटा बाई 2 के इक्वल करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेंदी मेथड था बट हमारा आंसर तो आ गया एटलीस्ट m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड जो आप जनरली सॉल्व करेंगे जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील करेंगे एग्जाम में। ये वाला मेथड ठीक है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेथड देख लिया, बट अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फास्टेस्ट मेथड। उसके लिए मैं सेंटर ऑफ मास का यूज करूंगा, मैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट का यूज करूंगा। मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं एफबीडी बनाते हैं, किसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे हाफ रिंग का, आधी रिंग का एफबीडी बनाते हैं। जब हम आधी रिंग का एफबीडी बनाएंगे तो बेसिकली हमारे जो रिंग है वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ये मेरी हाफ रिंग हो गई। अब इस हाफ रिंग पे इसकी जो नीचे वाला हाफ रिंग है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन लगा रही होगी, तो ये टेंशन इधर लग रही है टी और इधर भी लग रही है टी, बाई सिमेट्री यहाँ पे दोनों जगह पे टेंशन टी लगेगी नीचे की तरफ। ये हाफ रिंग है, इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है 2t। अब ये पूरी जो हाफ रिंग है इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा सर m/2, मास हो जाएगा m/2। और ये अगर ये रिंग घूम रही है, अगर ये रिंग ओमेगा से घूम रही है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा होगा बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे होता है, हमें पता है कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई दूरी पे होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास सर सर्कुलर कर रहा होगा। हमें पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर घूमती है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या करता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका रेडियस कितना है 2r/पाई। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे पता है कि किसी भी रिजिड बॉडी में मैं नेट फोर्स क्या लिख सकता हूं, अगर आपको याद हो तो मैं लिख सकता था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास के बेसिक्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी रिजिड बॉडी पे हम लोग लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, नेट फोर्स कितनी लग रही है इस हाफ रिंग पे, सर इस हाफ रिंग पे जो नेट फोर्स लग रही है वो तो 2t लग रही है। सर मास कितना है इस हाफ रिंग का, वो सर m/2 है, तो यहाँ पे m/2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी है सेंटर ऑफ मास की, तो पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कर क्या रहा है, सर सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्की बात है कि सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। सर कितनी होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस होती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेडियस कितना है वो 2r/पाई है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m/2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई।
अब अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्या आपका पुराने वाले आंसर से आपका ये वाला आंसर मैच कर रहा है? अरे बिल्कुल मैच कर रहा है। बट ध्यान से देखो ये कितना शॉर्ट मेथड था, चंद आपने 2 इक्वेशन लिखी और आपका आंसर आ गया, जबकि यहां पे आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़नी है, डायग्राम बनाना पड़ रहा है, टेंशंस को रिजॉल्व करना पड़ रहा है, सारी कैलकुलेशन करके तब आंसर आया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रोटेटिंग रिंग के अंदर टेंशन पूछी जाएगी, आप ये वाला मेथड यूज करिए, आधी रिंग का एफबीडी बनाइए और उस आधी रिंग के एफबीडी में आप 2 टेंशंस दिखाइए, टूटी, नेट फोर्स आ गई है, उसको कर दो मास ऑफ द रिंग। बस याद रखना मास आधी रिंग का होगा, पूरी रिंग का नहीं आएगा, क्योंकि आधी रिंग का एफबीडी बना रहे हैं। तो मास m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करा, आर भी रेडियस किसका लेना है? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास किसमें सर्कल कर रहा है, कितने रेडियस में? 2r/पाई में। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आई होप आपको ये वाला मेथड बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही फास्ट मेथड था कैलकुलेट करने का टेंशन को। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर में आए तो आप टेंशन तो एटलीस्ट आप जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं और अच्छे कंसेप्ट्स और फास्ट मेथड्स आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।